अगर हम जनरल इंश्योरेंस पे आ जाएँ तो जैसे कि मेरा पिछली दफ़ा जो मैं स्टैंडर्ड इंश्योरेंस के एक रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहा था, उनसे भी ये सवाल था कि इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है, सही है? उनके बिज़नेस को भी हिट किया होगा, आई एम श्योर आपके बिज़नेस को भी हिट किया होगा कि लोग इस टाइम जहाँ पे कमोडिटीज़ की प्राइस इतनी ऊपर हैं, वो उसको ही बड़ी मुश्किल से अफ़ोर्ड कर पाते हैं। तो फिर उस आउट ऑफ देयर वे जाना और उनको इंश्योर कराना, उनको बड़ा ये अजीब-सा लगता है क्योंकि लोगों के पास अब इतने पैसे नहीं रहे क्योंकि उनकी सैलरीज़ वहीं की वहीं हैं, इन्फ्लेशन कहाँ पहुँच गई है। तो मुझे ये बताएँ कि क्या तकाफ़ुल को ये एज हासिल है जैसा कि आपने कहा कि अगर लेट्स से कि कोई अपनी गाड़ी इंश्योर करवाता है, तकाफ़ुल करवाता है, तो उसमें अनलाइक इन इंश्योरेंस अगर वो 1 साल का जो भी फ़ी पे कर रहा है, तो अगर उस साल उसको कोई डैमेजेस ना हो या उसको तकाफ़ुल को कोई क्लेम ना करे वो, तो वो उसको वो जो अमाउंट उसने की थी, वो पूरी या उसका सर्टेन पार्ट वापस मिलेगा? नहीं देखिए, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता? ऐसा नहीं होता। सरप्लस का एक एलिमेंट है, मैंने आपसे शुरू में अर्ज़ किया था कि पार्टिसिपेंट तकाफुल फंड या वक्फ पूल, वक्फ फंड जो भी कोई भी नाम लें उसका, उसमें साल के आखिर में सरप्लस डिटरमिन होता है कि तमाम कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के बाद और क्लेम्स पे करने के बाद कोई सरप्लस बना नहीं बना, रिजर्विंग के बाद इसका सरप्लस बना नहीं बना। सरप्लस जो बचता है उसको पर डिक्लेयर किया जाता है एक परसेंटेज की शक्ल में कि इन पॉलिसी होल्डर्स को इस साल का ये सरप्लस मिलेगा। तो वो सरप्लस का एलिमेंट ज़रूर है तकाफुल में। और हर हम बाकायदा फहमी तकाफुल के प्लेटफॉर्म से रेगुलर हर साल उनको सरप्लस बांट रहे हैं पॉलिसी होल्डर्स को। ऑन एवरेज कितना क्या परसेंटेज? लास्ट ईयर 27.5% बांटा हमने कंट्रीब्यूशन का। 25.5 27.5 27.5 ठीक है। तो फर्दर आप मुझे बताएं कि अगर किसी ने कोई अपनी गाड़ी तकाफुल करवाना है गाड़ी के लिए, तो क्या उसका प्रोसीजर होता है, कितनी इकसाम होती हैं? देखिए, गाड़ी का तकाफुल तो सिंपल ही है। कॉम्प्रिहेंसिव कवर लेगा या लिमिट कवर लेगा, ठीक है। थेफ्ट का लेगा या ओन डैमेज का लेगा। तो वो तो जो मार्केट में मुरव्वजा है वही तकाफुल भी दे रही है। रेट तो मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती हैं कि रेट क्या चल रहा है। कितना परसेंट होता है? इस वक्त 1.5% चल रहा है एवरेज। ठीक है। एवरेज जो कंट्रीब्यूशन का रिस्क कवर का, तो वो मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती हैं क्या रेट चल रहा है। बड़े ज़्यादा लोगों का ये भी क्लेम होता है कि अब जैसे कि देखें इंश्योरेंस में भी लास्ट टाइम में मैंने जिक्र किया था कि जैसे कोई बंदा अपनी गाड़ी इंश्योर करवाता है, वो उसको ऑन द टाइम या प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं किया जाता या जो भी और रीजंस हों, लेटर ऑन उसको पता चलता है कि पहले ये कहा जाता है कि आपको अगले साल मार्केट वैल्यू के लिहाज से जब भी आप रिन्यू करवाओगे अपनी पॉलिसी, तब आपको वो वैल्यू जो होगी वो तब आपको कैलकुलेट करके बताया जाएगा, एडिशनल चार्जेस जो भी होंगे वगैरह वगैरह। लेकिन फिर साल में ऑब्वियसली जैसे हमारी इकॉनमी में देखा जाए तो प्राइसेस इवन 100% तक बढ़ जाती हैं। तो इस दौरान जब उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया होता, तो फिर ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि वो जब वो क्लेम करवाने जाते हैं, उनको कहते हैं आपको हम तो बस इतना करेंगे, क्लेम करेंगे, हम इतना आपको प्रोवाइड करेंगे, बाकी आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। तो आप लोग इसको किस तरह, क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है आपका ऐसी कंपनी से? क्या आप कम्युनिकेशन बेहतर करते हैं या आप कुछ और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? देखिए, अभी रिसेंटली जैसे ये बात हुआ भी था ये, तो हम करते ही हैं कि देखिए अंडर इंश्योरेंस वाला क्लॉज अप्लाई हो जाता है बेसिकली, ये जो आप रेफर कर रहे हैं। तो हम पॉलिसी होल्डर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि आपकी गाड़ी जो है अंडर इंश्योर्ड है। ठीक है। और ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ भी होता है। और रिसेंटली हमने जब ये प्राइसेस में बहुत फ़र्क आया, ऊपर नीचे लास्ट ईयर की बात ही है कि जिसमें प्राइसेस में बहुत फ़र्क आया गाड़ी की वैल्यू में डॉलर की वजह से भी और गाड़ियों के प्राइस बढ़ने की वजह से भी, तो हमने हर कस्टमर को फ़ोन करके बाकायदा उनको इन्फॉर्म किया, लेटर भी लिखी उनको हमने कि आपकी गाड़ी की ये कवर्ड वैल्यू थी, अब ये वैल्यू हो गई तो पॉलिसी अंडर इंश्योरेंस की तरफ जा रही है। तो आप इसे इस तरह से इसको कवर अप कर सकते हैं कि आप इसका एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करें और पे करके इसको आप फुल इंश्योरेंस में जो फुल आपकी वैल्यू है आज की, उस पर आप मेंटेन रखें उसको। तो हम उनको टेलीफोन के ज़रिए, लेटर के ज़रिए उन्हें कम्युनिकेट करते हैं उनको। अच्छा सर, काफ़ी दफ़ा ये भी लोगों के वो कंसर्न्स होते हैं कि काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज जो भी उन्होंने उनसे बात की होती है, जो भी मुतालबात होते हैं उस पर वो पूरा नहीं गुजरते, पाबंद नहीं करते उनको, तो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, चैलेंजेस आ जाते हैं। तो ऐसे में वो कहाँ जा सकते हैं व्हेन इट कम्स टू तकाफुल? कोई ऐसा इदारा है जो सबको रेगुलेट करता हो? देखिए, इदारा तो दोनों के लिए कॉमन ही है, इंश्योरेंस तकाफुल। फेडरल इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन है, एसईसी भी है। तो पहला फोरम फेडरल इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन है कि अगर किसी कोई ग्रीवेंस है और वो हल नहीं हो रहा, कंपनी उसको रिजॉल्व नहीं कर रही, तो वो अपनी एप्लीकेशन लेके जा सकते हैं फेडरल इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन में। तो फेडरल इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन उनका एक्सपीडाइट होता है हर चीज़, वो फ़ौरन नोटिस सर्व करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, तकाफुल कंपनी को, और फिर दोनों को पार्टियों को बुला लेते हैं, अपने पास हियरिंग करते हैं उसकी, और फिर जो बात होती है, जिस तरह जो भी मेरिट होता है, जिसका मेरिट होता है, वो उसको फिर डिसीजन दे देते हैं वो। तो फेडरल इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन एक एक्सपेडिशन इदारा है, और पहला फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंसर्न वो वही है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ अपील वही है कि पॉलिसी होल्डर का वो फ़ौरन
एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। वहाँ रिजॉल्व ना हो तो फिर SCCB के दूसरे फोरम्स हैं, फिर लीगल फोरम भी हैं। तो सर जो लोग इतने अवेयर ना हो ऐसी चीज़ों का, जिनको बीट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन और लैक ऑफ अवेयरनेस कैंपेन्स, तो वो जब पहली दफ़ा इंश्योरेंस या तकाफुल कराना जाएं तो वो ऐसी चीज़ों से किस तरह बच सकते हैं? कोई ऐसी तजावीज़? पहले ये बात ऐसे थी कि पॉलिसी होल्डर्स को अवेयरनेस नहीं थी। SCCB ने उसमें लेटली बहुत एक्शन लिया कि उन्होंने पाबंद किया कि कंपनी के हर ऑफिस में मेन आपकी जो एंट्रेंस के ऊपर जहाँ पे आपका मेन लोगों का इंटरेक्शन होता है, वहाँ पे बिल्कुल पब्लिश हो, प्रिंटेड हो और वो फ्रेम हुआ हो कि कौन कौन से फोरम्स हैं जहाँ पे अपना ग्रीवेंस लेके जाया जा सकता है। वेबसाइट पे अवेयरनेस दी हुई है, हमारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये लिखवा दिया गया है कि कौन कौन से पॉइंट हैं जहाँ एस्केलेट किया जा सकता है अपने ग्रीवेंस को। तो कई जगहों पे इस तरह से SCCB की अपनी वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। तो अब खासा ये पब्लिसाइज कर दिया गया है, SCCB लेटली इसको करवाया दिया है कि पॉलिसी होल्डर को उसके अपने ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए कहाँ जाना है, फर्स्ट लेवल क्या है, सेकंड लेवल क्या है, थर्ड लेवल क्या है। तो ये अब खासा उन्होंने इसको अवेयरनेस देने की कोशिश की है। ठीक है, बेहतरीन। अच्छा सर, मुझे ये भी बताएं जाते जाते कि जैसे कि हमने जिक्र किया कि इन्फ्लेशन बढ़ी रही है, बड़े ज़्यादा बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं, तो आपका बिजनेस किस तरह अफेक्ट हुआ है और हुआ भी है या नहीं? यस, बिजनेस अफेक्ट हुआ है, मगर चूँकि हमारा काम है रिस्क कवर करना, तो इंश्योरेंस या तकाफुल कंपनी का तो काम ही बढ़ेगा ऐसे एनवायरनमेंट में, या कह लें कि जहाँ पे उसको चैलेंजेस हैं लोगों को। तो चैलेंजेस इनके हवाले से हमारे काम में तो बढ़ना है, तो इंडिविजुअल के हवाले से हमारा काम ग्रो हुआ है। ठीक है। कॉर्पोरेट्स के हवाले से यस, हमारे काम में चैलेंजेस आए हैं क्योंकि कॉर्पोरेट एंटिटीज़ की अपनी इनकम कम हुई हैं, तो उन्होंने भी अपने एक्सपेंसेस को कम करने के लिए मीन्स कॉस्ट कटिंग करने के मीन्स ढूंढे उन्होंने। तो वहाँ पर यस, हमारा बिजनेस को थोड़ा सा कह लें कि ऐसा कोई मेजर चैलेंज तो नहीं, लेकिन यस वहाँ पे कमी हुई है। ओवरऑल रिटेंशन रेट्स कितने रहे? देखिए, इंडिविजुअल में तो हमारी ग्रोथ है। ठीक है। इंडिविजुअल ग्रोथ है हमारी। ठीक है, ग्रोथ है, तो वहाँ तो हमें कोई लगा शुक्र है सेटबैक नहीं है। यस, कॉर्पोरेट में हमारी टेंशन है, तो वो वहाँ पे कम है, तो वो कह लें कि हमारी 90% टेंशन है हमारी। ठीक है। अच्छा सर, थैंक यू सो मच, आपने आज हमें इतना कीमती वक्त दिया। तो लेकिन अब जाते जाते बस आपसे मेरी ये गुजारिश है कि एज अ लास्ट मैसेज आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि जो भी कंफ्यूज है कि इंश्योरेंस की तरफ जाया जाए या तकाफुल की तरफ जाया जाए? एनी लास्ट मैसेज? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि तकाफुल की तरफ जाना चाहिए, इंश्योरेंस की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं तकाफुल में काम बिलीव करता हूँ। और इसके यस, इसके रीज़न देखिए, हलाल से ज़्यादा रीज़न क्या अच्छा होगा? ठीक है। और तकाफुल के देखें अपने मेरिट्स हैं, प्रोडक्ट कंपेयर कर लें तो तकाफुल की प्रोडक्ट्स के मेरिट आपको थोड़े प्लस ही मिलेंगे। ठीक है। बाद लोग जो कि इंश्योरेंस को भी नहीं मानते, तकाफुल को भी नहीं मानते, उनको क्या कहेंगे आप? देखें, ये इज्तिहादी मसला है, मुज्तहिद की मसला है ना ये। तो इज्तिहाद में दोनों तरीके हो सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये इजमा नहीं है कि पूरी उम्मत का इजमा हो और वो सब इस पर यकजा हो जाएं। इजमा में यकजा होते हैं, इज्तिहाद में तो नहीं होता। इज्तिहाद तो आपका अपना मेरा अपना है, तो उलमा के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो लोग बिलीव नहीं करते हैं इंश्योरेंस में, या वो तकाफुल को भी नहीं मान रहे फॉर और अदर रीज़न, मगर वो पैसा तो है उनके पास, ट्रांजेक्शन तो वो कर रहे हैं, ट्रेड भी कर रहे हैं, डील भी कर रहे हैं, तो वो बैंकिंग को तो यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल, चाहे वो कन्वेंशनल बैंकिंग हो, चाहे वो इस्लामी बैंकिंग हो। तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं अपने तकवे के लिहाज से वो करंट अकाउंट यूज़ करते हैं। करंट अकाउंट यूज़ करके वो क्या करते हैं, वो समझते हैं कि मैंने उससे बेनिफिट नहीं लिया, बट इन अदर वर्ड्स उन्होंने उस सिस्टम को सपोर्ट किया, क्योंकि बैंकिंग ने, चाहे वो कन्वेंशनल चाहे वो इस्लामिक हो, करंट अकाउंट पर रख के पूरा बेनिफिट लिया। बिल्कुल। तो आपने डायरेक्ट तो सपोर्ट नहीं किया, इनडायरेक्ट सपोर्ट तो किया। मैं जानता हूँ कई इंस्टीट्यूशंस को, कई कंपनीज को, कई इंडिविजुअल्स को कि वो अफजलियत के तकाज़े में चलते हुए वो करंट अकाउंट में अपने ह्यूज पैसा रखे बैठे हुए हैं, मगर उस करंट अकाउंट में रख तो रहे हैं, वो खुद तो कुछ नहीं दे रहे, मगर उस पैसे को वो उस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए ज़रूर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारी उनको मैसेज ये है, हमारा पैगाम ये है, हम इस पर उनको ये पैगाम ये देंगे कि वो पैसे को इस्लामिक सिस्टम में ही रखें, चाहे इस्लामिक बैंक में रखें या तकाफुल में या इस्लामिक AMCs में रखें। ठीक है। उसका प्रॉफिट ना लें, उस प्रॉफिट को बगैर सवाब की नीयत के चैरिटी कर दें, डोनेट कर दें। अभी फ़लस्तीन का जो मसला है कितना ह्यूज है, बहुत। आप उस पैसे को जो आप करंट अकाउंट में रख रहे हैं, उस पैसे को आप सेविंग अकाउंट में रखें या इस्लामिक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में रखें या तकाफुल कंपनी में रखें, और उसमें प्रॉफिट जनरेट हो, आप ना लें, आप उस प्रॉफिट को डोनेट कर दें, तो किसी को तो फ़ायदा होगा।
बजाय इसके कि आप उसमें कुछ भी डालें, लेकिन सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं आप। बाकी जब तक आप पॉलिसी होल्डर की बात करते हैं, तो मैं पॉलिसी होल्डर के लिए एक पैगाम ये दूंगा कि वो पॉलिसी, अगर वो तकाफुल में आते हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ज़रूर पढ़ें, किसी पे ब्लाइंड फेथ ना करें। किसी ने कोई चीज़ बता दी तो उन्होंने ब्लाइंड फेथ कर लिया। हमारे कंट्रीब्यूशन भी कैश चेक दे दिया जाता है जी, कैश हार्ड कैश दे दिया जाता है, तो ये चीज़ ना करें। कंपनी के पॉलिसी डॉक्यूमेंट में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि चेक दें, कंपनी के नाम में दें और क्रॉस दें, तो वो क्रॉस चेक ही दें, कंपनी के नाम में दें, ताकि किसी किस्म की मिस हैंडलिंग ना हो, और पॉलिसी डॉक्यूमेंट को समझ लें, समझ के साइन करें, बगैर समझे साइन ना करें।